हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित मालो आप सबका स्वागत करता हूं वर्सेटाइल जीके जोन में। आज की क्लास में हम कुछ नए करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। सो आते हैं पहले करंट अफेयर्स पर। तो पहला करंट अफेयर है जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल गुड गवर्नेंस इंडेक्स ये क्या है? पहली बात तो कि किस राज्य में शुरू किया जा रहा है, तो ये जो है जम्मू कश्मीर जो राज्य में शुरू किया जा रहा है, पहली बात तो। और हाल ही में अपने जो 25 दिसंबर निकला उस दिन भी सुशासन सूचकांक जो सुशासन सूचकांक गुड गवर्नेंस इंडेक्स निकला था। ओके, इंडिया पे जो राष्ट्रीय स्तर पे निकला था, जिसमें गुजरात पहले स्थान पे था, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पे गोवा था। तो इसी तरीके से जम्मू कश्मीर ने इस चीज़ को अब राज्य स्तर के बजाय जिले स्तर पे ले लिया है। यानी कि वो एक जो शासन का आकलन करना चाहते हैं वो किस पे करना चाहते हैं, वो जिलों के बीच में शासन का आकलन करना चाहते हैं, ताकि उनके जो पिछड़े जिले हैं वो इंडिया के जो सबसे बेस्ट जिले हैं जो ग्रोथ कर रहे हैं उनके बराबर उनको ला सकें। ओके, तो हाल ही में जो है ये जो शासन सूचकांक है ये यहाँ पर जो है स्टार्ट किया जाएगा, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। ओके, एंड इसकी अगर बात करूँ तो इसमें जो है वही 10 सेक्टर हैं और जो हैं 58 संख्या तक रहेंगे इसमें। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि शासन का आकलन करने के लिए किया जाएगा। ओके, 58 संकेतकों और 10 अलग अलग क्षेत्रों में विचार करके इसकी गणना की जाएगी। इसमें जो है सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस ने इसको जो है तकनीकी सहायता प्रदान की है। और इसको जो है तैयार कर रहा है वो कौन कर रहा है? जो राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करता था वही जो है इसको जम्मू कश्मीर जो लेवल पे हैं, यानी कि जो उस यूटीज़ में हैं, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग जो है वो इस सूचकांक को तैयार करेगा। अब इसमें मैंने जैसा कि पिछली बार आपको बताया था, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर जो 10 क्षेत्र हैं जिनके सूचकांक की गणना होगी, उसमें नागरिक केंद्रीय शासन है, सार्वजनिक सुरक्षा है, न्यायपालिका है, कल्याण और विकास, आर्थिक शासन, जो इसके अलावा सार्वजनिक बुनियादी ढांचे हैं जैसे कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है सिटी का, उस तरीके से, और उसकी उपयोगिता क्या क्या है, वहाँ के हॉस्पिटल यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य कैसा है, वहाँ पर मानव संसाधन विकास कैसे हैं, वाणिज्य और उद्योग में कैसा जो जिले का प्रदर्शन क्या है, उनके आधार पर जो 10 क्षेत्र दिए गए उसमें जिलों का प्रदर्शन के आधार पर ये जो है इंडेक्स तैयार किया जाएगा। ओके, इसका महत्व क्या है? महत्व ये है कि जम्मू कश्मीर के जो जिले हैं वो आज भी पिछड़े हैं। ओके, तो वो चाहते हैं कि देश में जो सर्वोत्तम जिले हैं उनके लेवल पर, उनके स्तर को बढ़ाने में उनको मदद करेगा। ठीक है, साथ ही साथ जो है सुशासन को, जो गुड गवर्नेंस है उसको ब्लॉक स्तर और तहसील स्तर तक ले जाना चाहते हैं। इस सूचकांक का उद्देश्य ये है कि जो सरकारी संगठन है वहाँ पे उनकी कार्य संगति को, जो संस्कृति है वहाँ पर, उसको बदलना वो चाहते हैं। अधिकतम शासन और जो है न्यूनतम गवर्नमेंट, अधिकतम शासन और न्यूनतम गवर्नमेंट का जो नारा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसको वो करना चाहते हैं वहाँ पर, ताकि यानी कि अधिकतम शासन और न्यूनतम गवर्नमेंट, यानी कम से कम जो है वहाँ पर गवर्नेंस गवर्नमेंट रहे और अधिक से अधिक वहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा कम नेताओं में, यानी कि कम मंत्रियों में, अगर जो समझना चाहें तो कम मंत्रियों में जो है अधिक से अधिक विभागों को बंटवारा करके अधिक से अधिक जिम्मेदारी देकर उनको जो है इसको इस तरीके से काम किया जाए, मदद करने में काम किया जाए, ताकि जो है हर काम टाइम पर हो। ये सूचकांक जो हैं, साथ ये सूचकांक कार्यालय फाइलों का समयबद्ध निपटान, यानी कि समय पर उनका काम निपटे फाइलों का, नागरिक भागीदारी में वृद्धि हो, साथ ही जवाबदेही और पारदर्शिता हो, उसे वृद्धि करने में यह सूचकांक जो है मदद करेगा। नेक्स्ट वाले करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। शून्य जुताई तकनीक क्या है? ये जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी। ये सबसे पहले तो कि एक कृषि पद्धति है जो स्थायी मिट्टी के आवरण को बनाए रखती है, जो परमानेंट सॉइल कवर है उसको बनाए रखती है। साथ ही साथ ही मिट्टी में होने वाले प्राकृतिक जैविक प्रक्रियाओं को बढ़ाती हैं और ये निरंतर फसल उत्पादन में सुधार करती है और मिट्टी के पोषण को बढ़ाती है। यह है शून्य जुताई तकनीक। अभी क्या है कि जो हम जुताई करते हैं नॉर्मली, जिसमें मिट्टी, इसका अर्थ होता है, यानी कि भूमि जोतने का जो अर्थ है मिट्टी के कणों को उलटना, खोदना, हिलाना, यानी कि एक आपने देखा होगा कभी खेतों में जैसा ट्रैक्टर से जब जुताई की जाती है तो नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है, ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाती है, तो उससे क्या बहुत सारे नुकसान होते हैं। हालांकि क्यों किया जाता है इसको इसलिए किया जाता है कि खरपतवार जो है वो ख़त्म हो जाए, जब फसल काटते हैं उसके बाद जो अवशेष बचते हैं वो समाप्त हो जाए, मिट्टी को हवादार करने के लिए किया जाता है। लेकिन जब जुताई करते हैं तो उसे मिट्टी की जो प्राकृतिक संरचना है वो ख़त्म हो जाती है। और ये इसमें क्या होता है कि अधिक जो मिट्टी है वो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आती है, जो आमतौर पर जैसे ट्रैक्टर से मदद से हम जुताई करते हैं तो उसमें जब टिलर का यूज़ किया जाता है जुताई करने के लिए, तो उसमें जो नीचे की मिट्टी ऊपर आई थी, इससे क्या होता है मिट्टी की नमी बनाए रखने की जो क्षमता वो खो जाती है।
नीचे से गीली मिट्टी आती है लेकिन ऊपर आके जब जो है सूख जाती है। और दूसरी ओर जो है जो शून्य जुताई होती है उसे बिना ज़मीन की तैयारी के फसल के बीज बोए जाते हैं। ओके, और बीजों को मिट्टी में दबा दिया जाता है, ये होता है शून्य जुताई तकनीक में। ओके, अब इसके लाभ क्या है, शून्य जुताई तकनीक के लाभ क्या है, इसके बारे में देखते हैं कि ये एक तो फसल की अवधि को कम करती है। क्यों? कि जब आपका जुताई का टाइम नहीं लग रहा है आपको, ठीक है, तो जल्दी फसल प्राप्त करने की तैयारी की जा सकती है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें अधिक उपज प्राप्त करने में सहायक होता है और ये भूमि की तैयारी के इनपुट को कम करने में सहायता करती है। जाहिर सी बात है, बहुत अच्छी बात है ये कि इनपुट जो लगता है जब हम जुताई करते हैं, बहुत सारी 2-3 बार जुताई होती है, हकाई होती है, जुताई होती है, तो उसमें इनपुट कम रहेगा। साथ ही साथ जो है बाहरी सिंचाई की आवश्यकता को कम करने के लिए मिट्टी में अवशिष्ट नमी का ही उपयोग किया जाता है। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी कम करती है। साथ ही जो है पानी के द्वारा जो मृदा अपरदन होता है यानी जल की हानि होती है उसको रोकती है, वाष्पीकरण को धीमा करती है और वर्षा के जो जल होता है उसका अवशोषण करती है और भूमि की उपज को भी बढ़ाती है। तो ये काफ़ी सारे जो फ़ायदे हैं इसके जो शून्य जुताई तकनीक के, काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। नेक्स्ट वाले करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं। श्रीलंका का वित्तीय संकट। हाल ही में जब नया साल स्टार्ट हुआ तो श्रीलंका का वित्तीय संकट सामने आया दुनिया के सामने। ये एक गंभीर समस्या है पूरी दुनिया के लिए। ओके, हालांकि जैसे क्षेत्रफल की बात करें तो ये भारत के तमिलनाडु राज्य का लगभग आधा है और लगभग वहाँ पर जो है 2.25 करोड़ जनसंख्या भी है। इसके अलावा अगर बात करें तो वहाँ के जीडीपी में जो पर्यटन क्षेत्र है उसका 10% योगदान है जीडीपी में। पर जीडीपी जो पर्यटन है वो चौपट हो चुका है। क्यों? कोविड जो कोविड महामारी है, कोविड-19 है, कोरोना-19 है, उसके कारण जो है वहाँ का पर्यटन खत्म हो चुका है। और रही सही कसर जो है, जो चीन से उन्होंने कर्जे ले रखे हैं उससे पूरी हो रही है। यानी कि उनके पास इनकम तो कम हो गई लेकिन जो हैं उन्होंने जो कर्जे उनकी जो किस्त है उनको देनी है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या उनके साथ हो रही है क्योंकि जब तक पर्यटन था तो उनके पास जो बाहर का जो पैसा आ रहा था, विदेशी मुद्रा आ रही थी, वो अब ख़त्म हो चुकी है। बहुत कम भंडार उनके पास बचा है। एक बहुत ही गंभीर समस्या उनके पास आ खड़ी है। अगर मैं वहाँ के जो सरकार है उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो वहाँ के जो सरकार है वो राजपक्षे परिवार के पास है। यानी कि एक भाई जो हैं गोटाबाया राजपक्षे वो राष्ट्रपति हैं, वहीं महिंद्रा राजपक्षे जो हैं वहाँ के प्रधानमंत्री। तो यानी कि जो पूरी पावर है वो इनके परिवार के पास है। अब क्या हुआ कि पर्यटन के उद्योग जो तबाही हो चुकी है, कोरोना महामारी आ चुकी है, ठीक है, बढ़ते सरकारी खर्च और जो टैक्स में इन्होंने जो कटौती जारी करी उसके कारण क्या हुआ, इनका जो खजाना था, सरकारी खजाना, वो खाली हो गया। इसके साथ ही जो कर्जों का भुगतान करना था उसका प्रेशर भी इनके साथ बढ़ता गया। तो आज के दौर में वहाँ पर जो है हिस्ट्रिकली जो है विदेशी जो मुद्रा भंडार है, उनका फॉरेन करेंसी का जो भंडार था वो अब सबसे निचले स्तर पर पहुँच चुका है, जो गंभीर समस्या को इनको दर्शाता है। अब क्या है कि अगर विश्व बैंक का एक अनुमान आया था उसमें क्या हुआ, उसमें बताया गया कि अब तक 5 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पर गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। अगर उनके महंगाई की दर रिकॉर्ड पे पहुंच गई है, रिकॉर्ड दर आ चुकी है, 11.1 पर वहाँ महंगाई की दर पहुंच चुकी है। साथ ही साथ अगर बात करें तो वहाँ के जो दिसंबर में खाने पीने का सामान है वो 22.1 जो है महंगा हो गया है। श्रीलंका की राजपक्षे सरकार जो है आर्थिक आपातकालीन की घोषणा कर चुकी है पिछले साल ही, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करता हूँ तो सेना को जो जरूरी सामान, सेना को वहाँ पर बोल दिया गया है कि आप जो जरूरी सामान है उसकी आपूर्ति उनके जिम्मेदारी दी गई है सेना को। तो ये कुछ चीज़ें वहाँ पर कर रहे हैं लेकिन इससे आसान नहीं हो रहा है काम। अभी क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि श्रीलंका में जो विदेशी मुद्रा आती थी वो किससे आती थी, पर्यटन से आती थी। ओके, लोगों को रोजगारी मिलता था। लेकिन जो वहाँ पर अगर बात करूँ वर्ल्ड ट्रेवल्स एंड टूरिज्म काउंसिलिंग की जो रिपोर्ट है वहाँ पर उसकी रिपोर्ट आई है, इसमें क्या है श्रीलंका में लगभग 2 लाख से लोगों को ज़्यादा नौकरी चली गई है पर्यटन क्षेत्र में। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। ओके, और अगर मैं वहाँ के भुगतान की बात करूँ तो अगले 12 महीने में श्रीलंका की सरकार को और वहाँ का जो निजी सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, वहाँ पर उनको लगभग 7.3 अरब डॉलर का भुगतान करना है कर्जों का, चाहे वो घरेलू हो या फिर फॉरेनर हो, ठीक है, विदेशी कर्जा हो, उसके रूप में 7.3 अरब डॉलर का भुगतान करना है, जिसमें 50 करोड़ डॉलर तो जो इंटरनेट सॉवरेन बॉन्ड होते हैं वही शामिल है, जिसको जनवरी में तुमको देना ही है, ठीक है। दूसरी तरफ नवंबर तक अगर बात करें, लास्ट नवंबर तक उनके पास विदेशी मुद्रा भंडार था वो 1.6 अरब डॉलर ही बचा था। अब इन्होंने क्या कुछ काम करना स्टार्ट किया कि विदेशी मुद्रा कैसे बचाई जाए। तो उन्होंने जब ईरान से जो तेल आयात करते हैं वहाँ पर उन्होंने क्या करा, उसका बिल जो है वो
चाय के माध्यम से पूरा करने लगा, यानी कि $50 लाख की वो हर महीने चाय भेज रहे हैं ताकि उनको विदेशी मुद्रा में जो कमी है वो पूरी करने में उसकी मदद मिले। ठीक है, यानी कि तेल के पैसे के बदले वो जो हैं वहाँ पर चाय भेज रहे हैं, $50 लाख की चाय हर महीने भेज रहे हैं ईरान में। ओके, इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स जो है वहाँ की राजपक्षे सरकार ने किया, जैसे कि लास्ट ईयर की बात है, वहाँ पर जो किसान है, किसानों को एक प्रतिबंध लगा दिया गया कि वो जो फर्टिलाइज़र है और जो पेस्टिसाइड्स हैं, यानी कि उर्वरक और कीटनाशक है, उसका यूज़ नहीं करेंगे। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ, उन्होंने कहा कि आपको ऑर्गेनिक खेती करनी है, लेकिन क्या हुआ कि ये जो फैसला लिया उनको किसानों को घुटने के बल ला दिया, क्योंकि किसानों को बिना उर्वरक यानी कि बिना फर्टिलाइज़र और बिना पेस्टिसाइड के खेती करना मुश्किल था। इस कारण क्या हुआ कि वहाँ घाटे के डर से किसानों ने खेती करना ही बंद कर दिया। तो हुआ क्या कि जब खेती करना बंद कर दिया तो वहाँ पर जो है प्रोडक्शन था वो कम हो गया, और प्रोडक्शन कम होगा तो जाहिर सी बात है कि जब महंगाई बढ़नी थी, जो महंगाई बढ़ चुकी है, तो क्या हो गया, खाने पीने की चीज़ें आपूर्ति में कमी आ गई। अब इसमें सरकार का फैसला इसके लिए जिम्मेदार था। उसके बाद क्या हुआ, पिछले साल अक्टूबर के महीने में 2021 में सरकार ने यू टर्न ले लिया इस फैसले से। लेकिन हुआ क्या कि जो फर्टिलाइज़र था वो वहाँ पर इम्पोर्ट होता है। अब इम्पोर्ट होता है तो उस पर सब्सिडी देना बंद कर दिया, तो वो अपने आप जो फर्टिलाइज़र है वो महंगे हो गए। फर्टिलाइज़र महंगे हो गए तो वो खरीद ही नहीं पा रहे किसान, तो किसानों के लिए खेती करना महंगा हो गया, तो उन्होंने जो है खेती करना बंद कर दिया। ओके, अब बात करता हूँ वहाँ के जो हैं सॉवरेन रेटिंग की। तो जो वर्ल्ड की कुछ रेटिंग एजेंसी है, जैसे कि मूडीज़ हो गया, S&P हो गया, फिच हो गया, इन्होंने अपने क्या श्रीलंका के सॉवरेन जो रेटिंग है वो घटा दी। इसका मूडीज़ की अगर बात करूँ तो उन्होंने जो दो रैंक जो है कम कर दिया, CAA1 कर दिया। वहीं और दूसरी ओर जो है S&P ने सितंबर में की रेटिंग घटाकर जो है B- कर दिया, और दिसंबर में CCC+ कर दिया। तो इससे क्या होता है कि जब ये रेटिंग के अनुसार ही जो दुनिया में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो किसी भी कंट्री में इन्वेस्ट तब करते हैं जो इनकी रेटिंग को देख कर करते हैं। ओके, अब क्या है कि ये जितनी प्रॉब्लम्स आ रही है, उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने उन्हें कुछ सुझाव दिए ताकि उनकी अर्थव्यवस्था में चेंज आए और गरीबी कम हो। तो उसके लिए इन्होंने 4 तरीके सुझाव दिए थे। पहला सुझाव दिया कि किसानों को जो है एक ऐसी फसल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए जिनसे वो उच्च मूल्य की हो, साथ ही साथ उससे निर्यात बढ़े। ओके, ऐसी फसलों को उन्होंने करने के लिए कहा उनको, ताकि उनकी किसानों की आय में वृद्धि हो। दूसरी बात कि ग्रामीण क्षेत्र जो हैं वहाँ पर ऐसी नौकरियाँ जो कृषि पर डिपेंडेंट ना हो, यानी कि बिना कृषि के डिपेंडेंट ऐसी नौकरियाँ वहाँ पर सृजित की जाए ताकि उनका फ़ायदा लोगों को मिले। ओके, क्योंकि ये आजीविका की महत्वपूर्ण और संभावित उत्पादक स्रोत है। इसके अलावा नौकरियों में गुणवत्ता में सुधार किया जाए, इसके लिए वहाँ पर जो श्रम उत्पादकता और रोजगार सृजित करने के लिए जो सुधार हैं उन पर ध्यान दिया जाए। ओके, उनका समर्थन किया जाए, स्थानिक परिवर्तन को बढ़ावा देना और समावेश को मजबूत किया जाना चाहिए। तो ये कुछ उन्होंने सुझाव दिए ताकि वो अपनी जो गंभीर समस्या है एट प्रेजेंट टाइम पर वो ख़त्म हो जाए और आगे बढ़े। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले करंट अफेयर्स की। आयरन एयर बैटरी क्या है? देखो, नॉर्मली क्या होता है, आपने देखा होगा आजकल जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है कि जैसे कार है उसमें लिखा रहता है कि कुछ कार जो मॉडल्स आए हैं, कुछ बाइक्स के मॉडल्स आ रहे हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के, उससे प्रॉब्लम ये है कि वो कहते हैं कि 1 घंटे में आपको 4 घंटे में या 2 घंटे में, जो भी अलग अलग कंपनीज है उन्होंने कह रखा है कि इतने 1 घंटे में इतना चार्ज होगी, 6 घंटे में इतना चार्ज होगी, एक बार चार्ज करने में, फुल चार्ज करने में इतना किलोमीटर चलेगी। तो लिथियम बैटरीज उसमें यूज़ की जाती है। तो इसी टेक्निक पे यूज़ करने ताकि कम जल्दी चार्ज हो और लंबे टाइम तक चले। तो हाल ही में जो है एक फॉक्सवैगन कंपनी है AG, उन्होंने एक स्टार्टअप किया है जिसका नाम है क्वांटस्केप कॉर्प। ये आयरन एयर बैटरी नामक तकनीक पे काम कर रहा है। अब क्या तकनीक है, इस तकनीक की बात करते हैं। सबसे पहले तो इसमें जो है ग्रिड स्केल ऊर्जा भंडारण की क्षमता है। ऊर्जा भंडारण की क्षमता है। अब इसका जो मुख्य कच्चा माल आता है वो आता है आयरन ऑक्साइड से। ठीक है, ये एक साइंस का टर्म है आयरन ऑक्साइड, जो गैर विषाक्त है, प्रचुर मात्रा में है, सस्ता भी है। ठीक है, साथ ही साथ पर्यावरण के अनुकूल भी है। अधिकांश आयरन बैटरियों को जो है वर्तमान में रेडॉक्स प्रतिक्रिया के माध्यम से हाइड्रोजन उत्पन्न करके और संग्रहित करने के लिए आयरन ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। ओके, यानी कि हाइड्रोजन बनाने में और स्टोरेज करने में आयरन ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इस तकनीक का क्या होगा, कार की बैटरी को सस्ता, अधिक विश्वसनीय और तेज रिचार्ज करने के लिए उपयुक्त बना सकती है। ये तकनीक बहुत फ़ायदेमंद तकनीक है। तो वैसे देखा जाए तो आयरन एयर बैटरियों में क्या होता है, जिसमें शक्ति होती है ना,
जो पावर होती है वो कहाँ से आती है, वो आती है लोहे के ऑक्सीजन के साथ परस्पर क्रिया करने से आती है। ओके, अब ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है, ऑक्सीजन जो परिवेश जो वायु है हमारे चारों तरफ, वहाँ से उसको ऑक्सीजन मिल रही है, ठीक है, प्रतिक्रिया करने के लिए लोहे को। साथ ही साथ इसे स्टोर करने के लिए सेल की आवश्यकता समाप्त करता है, यानी कि इसको जो जो ये पावर है उसको स्टोर करने के लिए सेल की आवश्यकता भी नहीं है। एक आयरन एयर बैटरी जो है 600 वॉट केजी लिथियम आयन बैटरी की तुलना में अधिक ऊर्जा देती है, यानी कि लिथियम आयन बैटरी उसके तुलना में एक आयरन एयर बैटरी जो है 6 वॉट केजी उतनी अधिक ऊर्जा देती है। तो ये काफ़ी फायदेमंद है। और इसका महत्वपूर्ण जो है बैटरी का महत्वपूर्ण क्या है कि देखो सिंपल सी बात यह है कि इसमें जो है फेरस और सोडियम के भरपूर मात्रा है। जो आयरन एयर बैटरी है, इसमें सोडियम और फेरस जो है दोनों प्रचुर मात्रा में, और ये क्षार विलयन होते हैं, यानी कि एल्काइली सॉल्यूशन के निर्माण खंड हैं, जिनका जीवन काल लगभग 30 साल का होता है, यानी कि इन बैटरियों का जो जीवन काल है 30 साल का होता है। आयरन ऑक्सीजन बैटरी और करंट और चार्जिंग और आंशिक निर्वहन के लिए भी लचीला है, यानी कि जो है और चार्जिंग में नहीं होता है, कुछ प्रॉब्लम सारी वो नहीं होती है। एक रिचार्जेबल आयरन ऑक्सीजन बैटरी की पारंपरिक बिजली स्टेशनों की तुलना में परिचालन लागत जो है 100 घंटे ऊर्जा की आपूर्ति कर सकती है। ओके, समझ लो आप इस बात को कि एक रिचार्जेबल आयरन ऑक्सीजन बैटरी है वो नॉर्मली जो बिजली स्टेशन होते हैं उनकी तुलना में जो वहाँ पर एक लागत हो रही है, ओके, परिचालन लागत जो होती है उस पर 100 घंटे की ऊर्जा की आपूर्ति कर सकती है, यानी कम लागत में ज़्यादा कर रही है। साथ ही साथ लिथियम आयन बैटरी की कीमत की तुलना में 10% से भी कम है। तो ये काफ़ी आने वाले टाइम में एक अच्छा जो है एक टेक्नोलॉजी आने वाली है, जो कि अभी गाड़ियों में जहाँ लिथियम बैटरीज यूज़ की जाती है, लिथियम आयन, वहाँ पर फ्यूचर में जो है आयरन एयर बैटरीज यूज़ की जाने वाली है। तो इससे एक अच्छी जो है क्रांति आने वाली है। ओके, नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करते हैं। विश्व ब्रेल दिवस। ये विश्व ब्रेल दिवस क्या है? पहली बात तो कि ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 4 जनवरी को, ठीक है। कब घोषणा हुई थी? इसकी घोषणा हुई थी 2018 में 6 नवंबर को यूएन में, ठीक है। जो यूएन असेंबली थी उसमें से घोषणा हुई थी। ओके, अब इसका ब्रेन कारण क्या है कि इस दिन जो ब्रेन लिपि का आविष्कार किया था लुइस ब्रेल ने। और लुइस ब्रेल का जन्म कब हुआ था? 4 जनवरी 1809 को फ्रांस में हुआ था इनका जन्म। अब क्या है कि ब्रेल जो लुइस ब्रेल, उन्होंने ब्रेन लिपि का आविष्कार किन लोगों के लिए किया था? वो किया था दृष्टिबाधित लोगों के लिए किया था। दुनिया में लगभग, अगर संयुक्त राष्ट्र की जो बात है, उन्होंने उनके अनुसार या लगभग 3.9 करोड़, यानी कि 3 करोड़ 90 लाख लोग ऐसे हैं जो देख नहीं सकते हैं। 39 मिलियन 39 मिलियन लोग ऐसे हैं जो देख नहीं सकते हैं। साथ ही साथ लगभग 25 करोड़ लोग ऐसे भी हैं जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम है आंखों को लेकर, यानी कि दृष्टि को लेकर, दिखने को लेकर कोई ना कोई विकार है। तो विश्व ब्रेल दिवस का उद्देश्य दृष्टिबाधित लोगों का अधिकार उन्हें प्रदान करना और ब्रेल लिपि को बढ़ावा देना है। ओके, तो नेक्स्ट वाले करंट अफेयर्स बातें, मैंने 5 आपको करंट अफेयर्स बताए। अब मैं कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से आपको कुछ क्वेश्चंस करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पे आते हैं हम। ओके, अभी क्वेश्चन ये है कि किस राज्य सरकार ने गरीबों के स्वामित्व वाले दोपहिया वाहनों के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर 25 रुपये लीटर की कटौती की है? वो राज्य है झारखंड। झारखंड के जो मुख्यमंत्री वो हेमंत सोरेन हैं, ओके, कांग्रेस लीडर हैं। ओके, साथ ही साथ जो हैं उन्होंने गरीबों को जो 25 रुपये लीटर की रियायत की घोषणा की है। इसमें क्या होगा कि हर महीने जो है 10 लीटर पेट्रोल दिया जाएगा और गरीब राशन कार्ड धारकों के बैंक के माध्यम से 25 रुपये लीटर प्रति राशि उनका ट्रांसफ़र की जाएगी। ओके, एक अच्छा इनिशिएटिव है जो कि वहाँ की झारखंड गवर्नमेंट ने लाई है। अब बात करते हैं भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन कौन सा है? जो भारत की स्वदेशी यूनिट वैक्सीन कौन सी? वो है कॉर्बेवैक्स टीएम। क्या है? कॉर्बेवैक्स टीएम है। ओके, ये पहली बात तो कि जो है ये यूनिट को किसने बनाया है? इसको बनाया बायोलॉजिकल ई लिमिटेड द्वारा इसको विकसित किया गया है। ओके, इसे DCGI द्वारा जो है इमरजेंसी यूज ऑथराइज की मंजूरी मिल चुकी है। तो ध्यान रखिएगा, कॉर्बेवैक्स टीएम जो है भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। ध्यान रखिएगा, RRD, ओके, RBD, ओके, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पाकिस्तान ने हाल ही चीनी जो है J-10 फाइटर, कौन से? J-10C फाइटर प्लेन खरीदे हैं। किस लिए खरीदे हैं भैया? चाइना से खरीदे हैं पाकिस्तान ने, ताकि वो भारत के जो राफेल विमान हैं, राफेल फाइटर जेट्स हैं, उनका मुकाबला कर सकें। हालांकि जो हैं
हाल फिलहाल देखा जाए तो उनको वहाँ पर जैसे श्रीलंका की समस्या चल रही है वैसे पाकिस्तान की समस्या भी चल रही है, लेकिन फिर भी वो खरीद रहा है दुनिया को दिखाने के लिए, भारत का मुकाबला करने के लिए। जबकि उनके पास पाकिस्तान जो अमेरिका से जो यूएसए से बने हुए F-16 का जो विमान है वो भी उनके पास है, फिर भी वो दिखाने के लिए, भारत का मुकाबला करने के लिए कुछ जो है फाइटर्स खरीद रहा है। ओके, 25 फाइटर जेट खरीद रहा है जिसका नाम है J-10। कहाँ के बने हुए? चाइना के बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। ओके, कि हाल ही में जो है 1 जनवरी 2022 को नए साल के दिन विश्व की अनुमानित जनसंख्या कितनी थी? तो देखो, विश्व की जो है जनसंख्या लगभग 7.8 अरब थी, यानी कि अगर देखा जाए 780 करोड़ जनसंख्या पूरी दुनिया की है। तो ये किसने पता लगा? ये पता लगा अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के अनुसार है। ओके, जिसमें नए साल के दिन लगभग 7.8 अरब होने का अनुमान उनका था। ओके, दुनिया के हर सेकंड में, दुनिया भर में हर सेकंड में लगभग 4.3 जन्म होता है, वहीं 2 लोगों की मौत होती है। दुनिया में एट प्रेजेंट टाइम पर चाइना सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है और लगभग 2025 तक भारत उसको पीछे छोड़ देगा। अब बात करते हैं दक्षिणी कोरिया के रॉकेट की। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने अपना पहला घरेलू निर्मित स्पेस लॉन्च व्हीकल किया, इसमें जो है अपना लॉन्च व्हीकल जो है वो लॉन्च किया था, स्पेस वाला। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है KSLV-2 नूरी रॉकेट। ठीक है, लेकिन ये फ्लॉप हो गया। क्या हो गया? ये जो है विफल हो गया। कैसे विफल हुआ? कि ये हीलियम टैंक के कारण विफल हुआ था। 3 चरणों में तो काम कर चुका था ये, 700 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच भी चुका था, लेकिन जो है जब तीसरे चरण में इंजन ने निर्धारित समय में जब काम चल रहा था तीसरे चरण का, 3rd स्टेज का, तो उस टाइम पे पहले ही इंजन ने काम करना बंद कर दिया। तो ये जो है सफल नहीं हो पाया। उनका पहला जो घरेलू मशीन था, ठीक है, स्पेस लॉन्च व्हीकल था पहला घरेलू, वो नहीं हो पाया। तो ध्यान रखिएगा, KSLV जो है उनके रॉकेट का नाम है KSLV-2 नूरी, उनके रॉकेट का नाम था, साउथ कोरिया के रॉकेट का नाम जो पहला स्वदेशी था। तो आज से कुछ करंट अफेयर्स और कुछ क्वेश्चन जो मैं लेके आया था वो यहीं समाप्त होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नए करंट अफेयर्स और नए क्वेश्चन के साथ जो है वापस हाजिर होंगे। तो अगर आपने मेरा अभी तक चैनल जो वर्सेटाइल जीके जोन है वो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो है नई क्लासेस के बारे में पता चलता रहे। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू वेरी मच।